गाइस वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसे जॉब कोड की करने जा रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट एज ए केयरर ही है, पर जॉब कोड अलग है, जॉब का नाम अलग है। पर गुड न्यूज क्या है कि इसमें आप विद फैमिली यूके में मूव कर सकते हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, लाइक अ केयरर। आपकी जॉब भी ऑलमोस्ट लाइक अ केयरर रहने वाली है, पर आपकी जॉब का जो नाम होगा वो डिफरेंट होगा, आपकी जॉब का जो कोड है वो डिफरेंट होगा। तो क्या पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो होगी। साथ में ही क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, ताकि आपको इस वीजा को अगर आप अप्लाई करने वाले हो, इस कोड में वीजा को अप्लाई करने वाले हो, तो आपका जो रिफ्यूजल है वो ना आए। क्योंकि काफी लोग गलतियां करते हैं इस कोड को अप्लाई करने के टाइम एंड रिसेंटली रिफ्यूजल आना भी स्टार्ट हो गए हैं। सो गाइस डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो मिल पाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो कि हर किसी को ऑलमोस्ट यहाँ पे पता है कि लास्ट गवर्नमेंट जो यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी थी, उन्होंने मार्च 13 काफी जो रूल थे वो चेंज कर दिए थे, जिसमें मेजर जो टारगेट थे वो थे केयर वर्कर। केयर वर्कर में जो बेसिक रूल सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था वो था डिपेंडेंट को लेके। 13 मार्च 2024 से यूके में एज ए केयरर एंड सीनियर केयर वर्कर आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते हैं। अगर आप यूके में ऑलरेडी हैं, आप किसी भी वीजा कैटेगरी पे हो, आप स्टूडेंट हो, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, आप PSW पे हो, आप वर्क वीजा लेने की सोच रहे हो, या फिर आप किसी और वर्क वीजा कैटेगरी में हो, आप एज ए केयरर मूव करने का सोच रहे हो, तो उस केस में अगर आप फर्स्ट टाइम केयर वीजा अप्लाई करने वाले हो विद इन यूके ही, आप अपने केयरर को अपने साथ वीजा कैटेगरी पे स्विच नहीं करवा सकते, आप ये वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। सिंगल एप्लीकेंट को ही ओनली जो केयर वर्कर वीजा है वो मिलेगा। ये काफी लोगों का डाउट रहता है, अभी भी काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पुट करते रहते हैं, स्पेशली जो विद इन यूके हैं, केयर की फील्ड में ही जॉब करते हैं। उनका मेजरली क्वेश्चन होता है कि हम सेम फील्ड में जॉब करें, क्या हमारा भी स्विच नहीं होगा? तो आंसर इज क्लियर, अगर आपने ये वीजा पहले अप्लाई नहीं करा हुआ देन आप इसमें स्विच नहीं कर सकते। अगर हाँ आपके पास ये वीजा ऑलरेडी है, लाइक कुछ लोगों की कंपनी से उनको वर्क नहीं देती, कुछ लोगों ने कंपनी चेंज करनी होती है, उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने डिपेंडेंट की एक्सटेंशन करवा सकते हो, अपने डिपेंडेंट के साथ कंपनी चेंज कर सकते हो, किसी और एम्प्लॉयर के पास जा सकते हो अगर आप 13 मार्च से पहले से इस वीजा कैटेगरी पे हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने अपनी बैक कंट्री से डिपेंडेंट को बुलाना है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं अब जो मेन टॉपिक है। तो एज ए केयरर एंड सीनियर केयर वर्कर आप डिपेंडेंट वीजा नहीं अप्लाई कर सकते, ये टोटली क्लियर है। तो अब केयर की फील्ड में कुछ ऐसी ही मिलती जुलती जॉब है जिसमें अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने डिपेंडेंट को स्विच भी करवा सकते हो, आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके भी आ सकते हो। तो ये जॉब क्या है? जॉब कोड 6131, इसके अंडर जो जॉब आती है उसमें अभी भी आप अपने डिपेंडेंट को साथ में लेके आ सकते हो। फिर लोग ये कोड सुनने के बाद इसको सर्च करने वाले हैं ऑफिशियल साइट पे, तो मैं ही डायरेक्टली आपको ऑफिशियल साइट पे लेके चलती हूँ एंड बताती हूँ इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। से ही हम किसी भी जॉब कोड का नाम सुनते हैं, सबसे पहले जो हमारे चीज माइंड में आती है वो है स्किल्ड वर्कर वीजा एलिजिबल ऑक्यूपेशंस फॉर दिस वीजा कैटेगरी। तो सेम चीज मैंने ओपन करी है, मैं साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी स्क्रीन। तो जैसे कि देख रहे हो कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है UKVI की, थोड़ा सा ऊपर जाके दिखा देती हूँ, ये ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे मैंने ओपन करा हुआ है स्किल्ड वर्कर वीजा एलिजिबल ऑक्यूपेशंस एंड कोड। 4 अप्रैल 2024 को ये जो लिस्ट है वो अपडेट हुई है। तो इसमें हम नीचे जाके कोड्स चेक करेंगे एंड चेक करेंगे क्या ये कोड यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड जा रही हूँ मैं जल्दी क्योंकि मुझे 6131 कोड चाहिए। तो ये हम ऑलमोस्ट 6 की जो सीरीज है उसमें पहुंच चुके हैं। तो ये है यहाँ पे 6131 एक्सिलरीज एंड असिस्टेंट है। कौन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं? एक्सिलरी नर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट, हॉस्पिटल सर्विस, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग
एक्सिलरीज। बेसिकली इसमें जो एक ट्रिकी पॉइंट रहता है काफी लोगों को जो समझ नहीं आता कि 6131 एंड 6135 6136 में डिफरेंस क्या है, कि जो हॉस्पिटल्स में कैरियर जॉब करते हैं वो जो लोग हैं इस जॉब के थ्रू जो वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अलावा जो बहुत बड़े केयर होम्स रहते हैं उनमें भी जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं वो भी इस वीजा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप किसी ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हो जो कि डोर टू डोर केयर प्रोवाइड करे या फिर कुछ लोगों के साथ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, देन उस केस में आप इस कोड के थ्रू अपना जो वीजा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये वीजा स्मॉल कंपनीज या फिर डोर टू डोर केयर वर्कर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीजा है बड़े केयर होम्स के लिए जिसमें कि नर्सिंग असिस्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनमें ये जो जॉब्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अलावा एनएचएस में ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन रहती है एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें भी आपके पास इसकी ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल होती है। तो जैसे ही आप किसी वीजा कैटेगरी के बारे में फाइंड करते हो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में सबसे पहले आता है वो आता है सैलरी का, कि अगर हम किसी फील्ड में अप्लाई करने वाले हैं तो उसकी सैलरी कितनी रहती है। तो बात करते हैं सैलरी रिक्वायरमेंट की, तो इसके लिए भी मैं आपको लेके चलती हूँ स्किल्ड वर्कर वीजा ऑन गोइंग रेट फॉर एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड। तो जैसे कि हमने चेक कर लिया ये जो कोड है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन में है। अब हम चेक करेंगे कि इस कोड की सैलरी कितनी है। तो अगेन मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करती रहूंगी ताकि आपको, अगर आप खुद देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पर एनीवे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं 6 वाली सीरीज पे ही अगेन जाऊंगी। 5 पे हम पहुंच चुके हैं, तो ये आ गया 6 पे। तो कोड का नाम था 6131, तो 6129 एंड उसके बाद है 6134। तो इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा वरीड हो जाएंगे अगर आप खुद चेक करे होंगे कि यहाँ पे 6131 वाला तो अवेलेबल ही नहीं है। अब इसका रीजन क्या है ये भी मैं बताती हूँ। अगेन हम ऊपर जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो जैसे ही ये लिस्ट स्टार्ट होने वाली होती है ना, यहाँ पे जो टाइटल मेंशन है उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन करी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन में स्पेशली जो हाईलाइटेड बॉक्स है उसमें मेंशन करा हुआ है कि इफ यू वर्क इन हेल्थ केयर और एजुकेशन, अगर आप हेल्थ केयर और एजुकेशन में वर्क कर रहे हो तो उस केस में जो नेशनल पे स्केल है वो डिफरेंट रहेगा आपके लिए, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हेल्थ केयर जॉब्स में। तो हेल्थ केयर जॉब्स में यहाँ पे क्या मेंशन है, तो हेल्थ केयर जॉब्स में जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आता है नेशनल पे स्केल फॉर एलिजिबल हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस कोड। करने के बाद कुछ ऐसी लिस्ट हमारे सामने आती है, नेशनल पे स्केल्स फॉर एलिजिबल हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस कोड। तो इसमें मैं नीचे अगेन आऊंगी। अब क्या मेंशन है, ऑक्यूपेशन पेड बाय एनएचएस बैंड्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और भी मेंशन करी है कि जितनी भी जॉब्स नीचे मेंशन है उनके जो वर्किंग आवर है वो है 37.5 एज पर रोटा। आपका रोटा बनेगा उसमें आपको 37.5 मतलब 37-38 घंटे आपको मिलेंगे, 38 आवर ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे। उसके लिए जो सैलरी है वो मेंशन कर, यहाँ पे जब हम नीचे जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे मेंशन है 6131 नर्सिंग एक्सिलरीज एंड असिस्टेंट्स की जॉब। तो आप यहाँ पे भी क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है। लोग इसको देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सैलरी है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बैंड्स मेंशन करे गए हैं, एनएचएस के बैंड्स यहाँ पे मेंशन है। तो बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5 की जो सैलरीज है मेंशन है। तो 22,816 पाउंड जो सैलरी है इंग्लैंड के लिए बैंड 3 में आपको मिलती हुई होनी चाहिए। बैंड 4 के लिए ये 25 एंड बैंड 5 के लिए है 28,407 पाउंड। तो कुछ ये जो सैलरी है बैंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब बैंड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एनएचएस में जॉब करते हो, आप किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जॉब्स है वो बैंड्स में डिवाइड करी जाती है। जितनी भी ग्राउंड लेवल जॉब्स होती हैं जैसे केयर की, वो सारी बैंड्स 2 में आती है। केयर से थोड़ा ऊपर जो होते हैं नर्सिंग असिस्टेंट जिनको कि टाइटल दे दिया जाता है वो नॉर्मली बैंड 3 में आते हैं। तो अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब कर रहे हो या फिर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मली जो आपकी जॉब का बैंड रहेगा वो रहने वाला है बैंड 3, क्योंकि बैंड 2 के लिए एनीवे आप स्पॉन्सरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, ये एनएचएस का रूल है। बैंड 3 के लिए ही जो स्पॉन्सरशिप है वो अवेलेबल होती है। तो बैंड 3 में जो ऑलमोस्ट रेट है, लोअर रेट है वो है
22,816 पाउंड। अब मैं लोअर रेट यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको लेके जा रही हूँ स्किल्ड वर्कर वीजा की जो एलिजिबल सैलरी है वो क्या होती है। ये है हेल्थ एंड केयर वीजा। काफी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये सिर्फ केयर के लिए है, पर एक्चुअली में ये सिर्फ केयर के लिए नहीं है। इसमें जितने भी तरह की हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल, चाहे नर्सेज या डॉक्टर है, उसमें सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कितनी सैलरी रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ जॉब कोड्स भी मेंशन करे गए हैं, जिसमें कि केयर ऑफ कोर्स आते हैं, केयर एंड सीनियर केयर वर्कर। उसके लिए जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये सारी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है। इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट क्या है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको गो थ्रू हो सकते हो। पर क्योंकि हमारी जो 6131 जॉब है वो इसमें नहीं आती, वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में ना ही यहाँ पे जहाँ पे जॉब कोड्स मेंशन है, ना ही ये जॉब इसमें है। तो जो नॉर्मल सैलरी है वही उस पे इंप्लीमेंट होगी। अब सैलरी रिक्वायरमेंट है क्या, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि एटलीस्ट 29,000 पर ईयर और द लोअर गोइंग रेट फॉर योर जॉब विच एवर इज हायर। मतलब जहां तो 29,000 या फिर जो लोअर गोइंग रेट है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि बैंड 3 के लिए अप्रोक्सीमेट 22,000 है, विच एवर इज हायर। मतलब जहां तो 29,000 या फिर 22 में से जो भी हायर है, ऑफकोर्स यहाँ पे 29,000 है वो आपको मिलती हुई होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने नीचे एग्जाम्पल भी दी है कि मान लीजिए जो आपकी सैलरी है वो 30,000 है, पर जो गोइंग रेट है वो 33,000 है। तो उस केस में आपकी जो 30,000 वाली सैलरी है वो मीट नहीं कर पाएगी रिक्वायरमेंट को। पर जिस जॉब कोड की हम बात करें उसका जो लोअर गोइंग रेट है वो ऑलरेडी ही कम है। तो लोअर गोइंग रेट इसलिए मेंशन करा जाता है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है रेट, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मेरी जॉब का लोअर गोइंग रेट है वो कम है, जो सैलरी रिक्वायरमेंट है ज्यादा है, अब मुझे क्या मिलना चाहिए, लोअर गोइंग रेट की सैलरी। तो जो भी हायर है वो माना जाता है आपके लिए। तो अगर कम है देन ऑफ कोर्स आपका जो रेट है, जो आपकी जॉब का एक्चुअल मेंशन है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, वो मिलती हुई होनी चाहिए। पर अगर हायर हो जाता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट से, देन आपको लोअर गोइंग रेट मिलता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो हमारे केस में यहाँ पे है 29,000, तो इट मीन्स कि 29,000 सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने 6131 कोड में अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ जो शूट्स है वो दी जाती हैं आपको एनीवे, अगर आप यूके में किसी भी तरह के स्किल्ड वर्कर वीजा में आने वाले हो, अगर इसमें भी आने वाले हो तब भी, जिसमें कि फर्स्ट होता है कि अगर जो आपकी एज है 26 ईयर्स कम है आपकी एज, देन जो आपको 72 लेके 90%, 70% से लेके 90% तक आपके ऑनगोइंग रेट का मिल सकता है। तो इसमें कुछ 23,000 रहती है अप्रोक्सीमेटली जो आपकी सैलरी है, मतलब होनी चाहिए। या फिर आपके में ऑलरेडी है, आपने स्विचिंग करना है इस कैटेगरी में, एंड आपकी जो स्टडी है रिसेंटली फिनिश हुई है, उस केस में भी आपका जो सेम रेट है आपको मिल सकता है। उस केस में आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में आ जाते हो, न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर सकते हो। सैलरी को मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सैलरी को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लोगों की। बहुत ज्यादा लोग गलत सैलरी के साथ वीजा अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग कंसल्टेंट्स, एजेंट्स भी जो इंडिया में है स्पेशली, वो इतना इस चीज को नहीं चेक करते। उनको लगता है कि अगर स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है तो 39,000 सैलरी है वही मिलती हुई होना चाहिए, अगर वो हम नहीं शो करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। पर एक्चुअली में अब उसका उल्टा हो रहा है। काफी लोगों की वीजा एप्लीकेशन की रिजेक्शन आ रही है ड्यू टू हाई सैलरी। काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 39,000 सैलरी सेम कोड के लिए शो कर दी, अपने कॉस्ट उनको मिल गया, कॉस्ट में प्रॉब्लम नहीं आई, पर जब वीजा अप्लाई करा गया तो वीजा में रिजेक्शन आ गई ड्यू टू हाई सैलरी। क्योंकि जिस जॉब कोड के लिए आप आ रहे हो उसकी एक्चुअल जो सैलरी है यहाँ पे यूके में वो अप्रोक्सीमेटली 22,000 देता है एनएचएस। स्टिल अगर आपको हायर सैलरी शो करी जा रही है 29,000, वो मान सकते हैं हम, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। पर अगर आपको 39,000 सैलरी शो करी जा रही है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रिक्वायरमेंट से ज्यादा वो सेंस ही नहीं बनाती, क्योंकि यूके में एक्चुअली में केयर के जो मैनेजर होते हैं उनकी भी इतनी सैलरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, उनको भी इतनी सैलरी एक्चुअली में नहीं मिल पाती। तो जिसके कारण जो लोग इतनी ज्यादा सैलरी शो करते हैं उनके वीजा के रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कुछ लोगों को वीजा ग्रांट हो भी जाता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हर किसी की रिजेक्शन होती है, पर काफी जो रिजेक्शन है वो आनी
आनी स्टार्ट होगी है। गाइस जो वीजा होता है ना वो ऑलवेज वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपकी फाइल किसी ऐसे ऑफिसर के पास गई जिसने कि बॉदर ही नहीं करा कि जो हेल्थ एंड केयर की मिनिमम सैलरी कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसने नहीं सोचा, आपको वीजा ग्रांट कर दिया। पर अगर आपकी फाइल किसी ऐसे ऑफिसर के पास चले जाती है जो कि इस चीज को लेकर कंसर्न है कि इतनी सैलरी कैसे दे रही है कोई कंपनी इस बंदे को, जिसकी की जो पोजीशन इतनी लोअर है, 3 बैंड के लिए जॉब अप्लाई कर रहा है, इतनी सैलरी यहाँ पे किसी की होती नहीं है पर इसको इतनी सैलरी मिल रही है, तो उस केस में वो आपका वीजा रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्शन आ सकती है। इसके अलावा जो मेजर रीजन इस टाइम पे रिजेक्शन का आ रहा है वो है स्टडी प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट दोनों ही हो सकता है। अगर आपकी जो स्टडी है वो हायर है आपकी पोजीशन से, देन प्लीज अपनी जो एजुकेशन है उसको अपनी फाइल में मेंशन ना करें, चाहे वो आपके साथ रेलेवेंट है, आपकी फील्ड के साथ, चाहे वो रेलेवेंट नहीं है। अगर आपकी जॉब फील्ड जो कि जिसमें भी आप आ रहे हो उसमें की जो स्टडी एंड उसकी जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, देन वो काफी लोग क्या कर देते हैं कि उनके पास हायर एजुकेशन होती है और वो सोचते हैं कि ये हमारे वीजा में प्लस पॉइंट होगा, पर होता इसका टोटली उल्टा है। काफी लोगों का रिसेंटली रिफ्यूजल आया है इस कारण कि उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को अपनी वीजा एप्लीकेशन में शो कर दिया, जिसमें कि यूकेवीआई ने रीजन ये दिया कि आपकी जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है वो मच हायर है, जिस जॉब को आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जॉब आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप कोई और जॉब फाइंड करिए। तो अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, स्टिल आप इस कैटेगरी में आने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपनी मास्टर्स इसमें प्लीज मत शो करिए जो कि किसी और फील्ड की है। अगर आपकी सेम एजुकेशन है, कुछ डिप्लोमास हैं, वो आप शो कर सकते हो, पर अगर आपके पास बहुत हायर एजुकेशन है, चाहे वो सेम फील्ड की है चाहे किसी और फील्ड में है, देन वो आपके लिए आपका नेगेटिव पॉइंट की तरह वर्क कर सकती है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद जो मेजर डाउट थे इस फील्ड को लेके वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप और किसी टॉपिक में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक दिया हो, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।